नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग प्रोवाइड करते हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक न्यूज और हर एक अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का चैनल आप लोगों के एग्जाम स्पेशल के लिए कुछ ना कुछ चीजें लेकर आ रहा है, जिसमें अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता चला होगा कि हम लोग बीएचयू बीए कैप्सूल लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों के स्पेशली बीए वालों का पूरा सिलेबस जो है 4 दिनों के अंदर हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन कराया जा रहा है, जिसकी कुछ क्लासेस आप लोगों ने ऑलरेडी ले चुके होंगे। तो उसी के सिलसिले में आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक है आपका पोटेशियम परमैंगनेट और एक है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों आपके डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में हैं और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं बीएससी मैथ बायो में, तो 1 से 2 क्वेश्चन लगभग यहां से आपके आ जाते हैं, और आपके अगर बीएससी एजी में बात करें तो 1 क्वेश्चन वहां से भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। मैं बता दूं KMnO4 और K2Cr2O7 आपका सिर्फ सिर्फ डीएफ ब्लॉक के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको अगर आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसमें आपने नोटिस किया होगा KMnO4 K2Cr2O7 आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, जिनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, और आप हो सकता है कि इससे पर्टिकुलर इससे क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में, लेकिन इससे रिलेटेड किसी न किसी वो चैप्टर से लिंक करके क्वेश्चन जरूर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज कहां है। फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पर इसका बहुत यूज होता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कितने मोल्स KMnO4 की जरूरत होगी टू रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ द सल्फाइड आयन, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। तो अगर आपको KMnO4 के बारे में पता ही नहीं कि वो करता क्या है, वो सल्फाइड आयन से रिएक्ट कैसे करेगा, तो निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो और ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका बहुत बढ़िया लिंकअप होता है। बेयर्स रिएजेंट आपने सुना होगा, अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट होता है, वहां पर यूज होता है, और एसिडिफाइड KMnO4 उसका एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत बढ़िया यूज किया जाता है। तो कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है, जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और लास्ट में पढ़ाने का एक उद्देश्य ये है क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, तो याद करने वाली चीजें अगर आप लास्ट में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं, और उससे पहले मैं कह दूं कि आप लोग लेक्चर पढ़ने के लिए एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठें। हर एक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगे उसको आप नोट जरूर करिए। और मैं बताता हूं वीडियो में मैं आपको बस उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फालतू कोई भी चीज, फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं देके आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे KMnO4 के साथ। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे पोटेशियम परमैंगनेट आया, आपके दिमाग में 2-4 बातें तुरंत आ जानी चाहिए। पहला, इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका कलर क्या होगा? कलर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट, नाम में ही कलर छिपा है। पी परमैंगनेट, पी से क्या होगा? पर्पल कलर का आएगा। तो ये होता है आपका पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये आपका पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज अगर हम इसके देखें तो ये आपका बहुत ही फेमस सॉल्ट है। किस एसिड का? परमैंगनिक एसिड का। ठीक है, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ही फेमस सॉल्ट है ऑफ परमैंगनिक एसिड। परमैंगनिक एसिड, दैट इज द HMnO4। परमैंगनिक एसिड का बहुत ही फेमस सॉल्ट है। और इसकी अगर हम तीसरी बात करें कि इसको हम लोग मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको जो बनाने में सबसे मेन चीज होती है वो होती है हमारी पायरोलुसाइड ओर। क्या होती है? पायरोलुसाइड ओर। पायरोलुसाइड ओर, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकता है कि पायरोलुसाइड ओर होता क्या है। तो पायरोलुसाइड ओर होता है आपका MnO2, और इसका जो हमारा कलर होता है वो ब्लैक, या हम लोग इसको कहेंगे डार्क ग्रे कलर। ब्लैक या डार्क ग्रे कलर। तो इसकी प्रिपरेशन जो होती है हम लोग पायरोलुसाइड ओर से करते हैं। तो पायरोलुसाइड ओर से इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अब आइए अब हम लोग उसको देखते हैं।
कि पायरोलुसाइड और से प्रिपरेशन होती है, लेकिन कैसे? देखिए सबसे पहला स्टेप ये आपको पता है कि आप पायरोलुसाइड और से प्रिपरेशन करेंगे तो MnO2 आपने ले लिया। आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि MnO2 को आप KOH या K2CO3 के साथ फ्यूज्ड कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। KOH या K2CO3 के साथ फ्यूज कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? बनेगा आपका K2MnO4। K2MnO4 क्या होता है? मैग्नेट। बहुत ध्यान दीजिएगा कि KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसमें पर मैग्नेट आयन क्या है हमारा? MnO4 माइनस। यहां पर क्या है? ये यहां पर MnO4 2 माइनस है, दैट इज द मैग्नेट आयन। तो याद रखिएगा। और इसका कलर मैंने क्या बताया? पर्पल कलर। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। कलर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग मैग्नेट आयन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? पोटेशियम मैग्नेट, और इसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर का। अब बात आगे, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि मेरा मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट से हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनाएंगे? तो K2MnO4 से अगर हमें पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है तो हमारे पास 3 गैसेस होती हैं। 3 गैसेस के साथ रिएक्ट करके हम लोग पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में चेंज कर सकते हैं। 3 गैसेस क्या क्या है आपकी? Cl2, CO2 एंड O3। देखिए मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपके कंपटीशन में आपसे बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखवाएगा। अगर लिखवाएगा भी तो आप लोग रिडॉक्स चैप्टर में रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे, वहां से आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर आपका बस ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पायरोलुसाइड ओर से यहां कैसे पहुंच रहे हैं, यहां से यहां कैसे पहुंच रहे हैं, इस चीज की इंपॉर्टेंस है, तो उसको यहां पर समझते हैं। तो ये हो गया हमारा कि पोटेशियम मैग्नेट से हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे पहुंचेंगे? 3 गैसेस की मदद से पहुंच सकते हैं, Cl2, CO2 या O3, ओजोन। किसी एक गैस की मदद से हम लोग रिएक्शन करके KMnO4 पे पहुंच सकते हैं। तो ये रही इसकी प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग 2 स्टेप के थ्रू इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं इसकी। कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी और कुछ इसके रिएक्शंस आएंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है हमारी कि अगर हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं तो क्या होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए KMnO4 हीट करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए अभी जो मैं पहली बार कर रहा हूं ये सिर्फ KMnO4 को हीट कर रहा हूं, मतलब और कुछ नहीं है, बस केवल KMnO4 को सिंपली हीट कर रहे हैं। तो KMnO4 मतलब इसको किसी चीज के साथ मैंने फ्यूज नहीं किया, डायरेक्ट इसी को हीट कर रहा हूं। तो इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो बनता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, मतलब आपका पोटेशियम मैग्नेट, आपका पायरोलुसाइड और ये आपका क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। और यही रिएक्शन शो करती है हमारी कि हमारा KMnO4 बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको किसी के साथ नहीं लिया, सिर्फ इंडिविजुअली मैंने KMnO4 को लिया और इसको हीट करने पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो यही रिएक्शन शो करती है कि हमारी KMnO4 जो है बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर मान लीजिए ऐसे आप इसको KOH के साथ हीट कर देते हैं, जैसे पहले इंडिविजुअली हीट किया, अगर KOH के साथ अगर आप इसको हीट कर देंगे तब हमारा बनेगा K2MnO4 और प्लस O2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करता है कि ये एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो चलिए अब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही अच्छा है तो क्यों ना इसके हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जो हमारा KMnO4 होता है बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन देखिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी, तीनों मीडियम में बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ ही जाता है कि तीनों मीडियम में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें है, तो आप इसको कैसे बताएंगे, कैसे आपको समझ में आएगा? आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले बात, अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में बात करते हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे, देखिए MnO4 माइनस हम आयनिक फॉर्म में ले लेते हैं, MnO4 माइनस ये H+ से रिएक्ट करके एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि MnO4 माइनस जो होता है वो हमारा Mn2+ में जाता है। ठीक है, यहां पर हमारा
ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, +7 से यहां पर किस में जाता है, +2 में जाता है। और अगर हम मान लीजिए इसको बैलेंस करते हैं, इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि पर मैग्नेट आयन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन लेके Mn+2 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका हमेशा रिडक्शन होता है और वो खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। भाई जिनका खुद का रिडक्शन होगा वही तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, बस वही चीज है। तो एसिडिक मीडियम में कुछ ऐसा होता है। बात करें बेसिक न्यूट्रल मीडियम में, पहले बात कर लेते हैं। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है कि MnO4- आयन जो होता है ये हमारा कन्वर्ट होता है MnO2 में। मतलब हमारा यहां से +7 से और यहां पर जाता है हमारा +4 में जाता है और ये यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके पहुंचता है। कैसे, यहां अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहां पर रिएक्शन जब बैलेंस करेंगे, आप देखिए ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो जब आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तब आप देखेंगे कि MnO4- पर मैग्नेट आयन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो न्यूट्रल मीडियम में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में MnO4- Mn2+ में जाता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO4- MnO2 में जाता है। और ऐसे ही अगर हम लोग बेसिक मीडियम में बात करें तो बेसिक मीडियम में MnO4- आयन जो है हमारा ये MnO4 में जाता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर कंपेयर कर लेंगे कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग मतलब कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब KMnO4 हमारा एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल में किस में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो जितना ज्यादा जिस मीडियम में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही अच्छा उसका रिडक्शन होगा। वो आप देख भी सकते हैं, यहां पर +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गए और यहां पर +7 से +4, यहां पर +7 से +6 में। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहां पर कहां बहुत अच्छा रिडक्शन हो रहा है। सबसे अच्छा रिडक्शन जो है आपका एसिडिक मीडियम हो रहा है और जहां जितना अच्छा रिडक्शन वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका खुद का बहुत अच्छा रिडक्शन हो रहा है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज अच्छा करेगा, तभी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो KMnO4 हमारा एसिडिक मीडियम में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फिर न्यूट्रल, फिर बेसिक में। तो ये आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं, एसिडिक, देन न्यूट्रल एंड देन बेसिक, ठीक है। ये आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इस बेसिस पे आप इसका n फैक्टर भी निकाल सकते हैं कि जैसे n फैक्टर हो जाएगा कि m/5, इसका हो जाएगा m/3, इसका हो जाएगा m/1। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है जिसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट निकालते समय वो कह देगा कि KMnO4 हमारा रिएक्ट कर रहा है, किसी से दे देगा कि सल्फाइड आयन से रिएक्ट कर रहा है इन द एसिडिक मीडियम, तब आपको ये यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कैसे रिएक्शन होगी इसकी। ऐसा नहीं है कि हम लोग KMnO4 की एक जनरल तरीका है जान लेंगे तो हम लोग को पता चल जाए किसी के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक रिएक्शन आपको याद हो, और होना पॉसिबल भी नहीं है। देखिए अब हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने ये बता दिया कि KMnO4 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिफाइड KMnO4 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा भी होगा कि वो कीटोन तक को ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत कम ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसमें से एक आपका एसिडिफाइड KMnO4 होता है, ठीक है। लेकिन एसिडिफाइड KMnO4 में हम लोग अक्सर जो लेंगे वो रहेगा हमारा KMnO4 प्लस H2SO4। एसिड कौन सा लेंगे हम लोग, H2SO4 लेंगे, HCl नहीं लेंगे हम लोग कभी। आप कहोगे सर एसिडिक मीडियम का मतलब क्या, HCl क्यों नहीं ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। अभी तो आप कहेंगे एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा, आप कह रहे हो कि HCl नहीं लेंगे, HCl भी तो एसिड है। नहीं लेंगे उसका रीजन ये है कि KMnO4 क्या करेगा, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा
HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में पहुंचा देगा, तो इसलिए हम लोग HCl नहीं लेंगे। और H2SO4 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको ऑक्सीडाइज करके आगे कहीं नहीं पहुंचा सकता। अब प्लस इसकी सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, तो इसके आगे कहां चला जाएगा? जाने कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि हमें एसिडिक मीडियम में KMnO4 + H2SO4 लेना है। अब देखिए, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज कैसे करता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि Fe2+ आ गया, कोई फेरस का कोई सॉल्ट आ गया, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फेरिक में। सीधी सी बात है कि ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, उसका अगला वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो उसका कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा उसमें लेके जाएगा वो Fe2+ को Fe3+ में। ऐसे ही I- को कन्वर्ट कर देगा I2 में। ऐसे ही आप देख सकते हो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे क्या है सल्फाइड है, ये क्या है सल्फेट, सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही Sn2+ को Sn+4 में कन्वर्ट करेगा, H2S को S में कन्वर्ट करेगा। यहां पर क्या है? माइनस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? यहां पर आपका सल्फर आपका है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें लेके चला जाएगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुल मतलब आपको अगर मान लीजिए KMnO4 की किसी रिएक्शन आती है, जैसे मान लीजिए दे देता है कि KMnO4 की रिएक्शन लिखनी है आपको KI के साथ। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ क्या है? I- है। I- को किस में कन्वर्ट करेगा? I2 में कन्वर्ट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, और मान लीजिए कहता है कि KMnO4 के साथ, मान लीजिए कहता है कि KMnO4 की KI के साथ आपको रिएक्शन करानी है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि MnO4- जो होता है ये खुद एसिड मीडियम में क्या करता है? बताइए, एसिड मीडियम में कहां जाता है? ये एसिड मीडियम में जाता है ये Mn2+ में। ठीक है, बाकी आप ये रिएक्शन यहां से बैलेंस कर लीजिए। और ये पता है कि I- जो है वो I2 में जाता है। ठीक, तो I2 और +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 8H+ +5 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इधर आपका 4H2 आ जाता है। अब क्या करना है आपको? बस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना दोनों रिएक्शन में। तो यहां आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, आपके KMnO4 की रिएक्शन KI के साथ क्या होगी? आ जाएगी। तो बस आपको ये पता होना चाहिए किसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाकी उसके बाद आप लोग अपने आप से, आपको ये पता है कि MnO4- आयन जो है वो एसिडिक मीडियम में कहा जाता है। ठीक, और बाकी इसको कहां लेके जाएगा? बस आप ऐसा कर दोनों में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके काट दीजिए और रिएक्शन को जोड़ दीजिए, आपकी रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है रिएक्शन लिखने का। ये तो रही हमारी एसिडिक मीडियम में बात करें ऐसे ही अगर हम लोग न्यूट्रल मीडियम में, तो न्यूट्रल मीडियम में एक रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। बाकी न्यूट्रल मीडियम में मैंने बताया कि MnO4- आयन किस में जाएगा? आपका MnO4- आयन जो होता है वो आपका MnO2 में जाता है। किसमें जाता है? MnO2 में जाता है। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में। तो ये क्या करता है? जैसे H2S को है, जैसे एसिडिक मीडियम में बताया मैंने H2S को S में कन्वर्ट करता है, तो न्यूट्रल मीडियम में भी H2S को S में ही कन्वर्ट करता है। और ऐसे ही आपका यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि Mn+4 को Mn2+ को Mn+4 में कन्वर्ट करता है। Mn2+ को Mn+4 में कन्वर्ट करता है KMnO4। ठीक है, ऐसे ही यहां पर होगा कि H2O3 2- को SO4 2- में कन्वर्ट करता है। ठीक है, H2O3 2- क्या होता है? थायोसल्फेट आयन। क्या होता है? थायोसल्फेट आयन, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सल्फेट आयन में। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो ये होती है कि MnSO4, यहां पर Mn किसमें है? +2 के फॉर्म में है। MnSO4 की रिएक्शन अगर हम लोग न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 से करा दें, मतलब न्यूट्रल मतलब क्या हो गया? KMnO4 + H2O। देखिए इस चीज को समझिए, अगर एसिडिक मीडियम में बात होती है मतलब KMnO4 + H2SO4 की बात हो रही है। अगर हम लोग बेसिक मीडियम में बात करते हैं तो KMnO4 + KOH की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग न्यूट्रल मीडियम बात करें मतलब KMnO4 + H2O की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जब आप करेंगे तो क्या होगा
MnSO4 Mn+2 से यहाँ पर किसमें चला जाएगा आपका, क्या बताया था मैंने, Mn2 प्लस Mn+4 में, तो क्या बनता है, MnO2 बनता है। पायरोलुसाइड ओर बनता है। पायरोलुसाइड ओर का कलर क्या होता है, ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का होता है। किस कलर का, ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का। तो होता क्या है कि आपके पेपर में क्वेश्चन हमेशा जो होता है वो कलर को लेके बड़ा बढ़िया लिखता है, या वो ऐसे कहेगा कि मान लीजिए इन्हीं दोनों की रिएक्शन दे देगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन जो हो रही है वो जब MnSO4 से हो रही है तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है या एक और बन रहा है ब्लैक कलर का, ऐसे बता देगा। अब वो और कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके, तो आप क्या बता दोगे, पायरोलुसाइड और। ठीक है, तीन ही कलर आपको याद रखना है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का, MnO2 आपका पायरोलुसाइड और ब्लैक है डार्क ग्रे कलर का, K2MnO4 जिसको हम लोग क्या कहेंगे पोटेशियम मैग्नेट, वो किस कलर का होगा आपका, ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तीन कलर याद रखिएगा। तो ये तो रही हमारी न्यूट्रल मीडियम में बात। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में याद रखिएगा कि MnO4 खुद किस में जाता है, MnO2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जाता है, याद है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जाता है। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके पहुंचता है। अब अगर हम लोग इसका एल्कलाइन मीडियम में बात करें, मैंने पहले बता दिया कि एल्कलाइन KMnO4 जो होता है, एल्कलाइन KMnO4 आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे, इसको हम लोग कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके से काम करता है, जो कि क्या करेगा कि एल्कलाइन को एल्कीन को, अगर एल्कीन की रिएक्शन हम लोग KMnO4 प्लस KVS से करा देते हैं, मतलब एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये बन जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है। और खुद MnO4 माइनस आयन जो होता है ये हमारा जाता है, पहले ही बता चुका हूं, MnO4 2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। और मतलब KMnO4 तो होता ही है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर हम लोग इसके एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम बात करेंगे तो बेसिक मीडियम जो होता है, एल्कलाइन मीडियम जो होता है, वो इन तीनों के कंपैरिजन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन इन तीनों कंपैरिजन, बाकी है वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये रही KMnO4 की रिएक्शंस कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से बिहेव करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है। अगर हमें ये पता रहेगा तो हम किसी के साथ उसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपके मान लीजिए अगर फिजिकल केमिस्ट्री में वहां टाइट्रेशन से रिलेटेड या उससे आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स आता है, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप रिएक्शन जानते रहेंगे, वहां पर रिएक्शन आपको दी नहीं जाएगी, आप रिएक्शन जानते रहेंगे। रिएक्शन जानते रहेंगे तो आपका काम, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे क्वेश्चन आपका सकता है कि कितने मोल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, KMnO4 की कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी टू रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ द सल्फाइड आयन। तो सबसे पहले से आपको पता होना चाहिए इन एसिडिक मीडियम मान लीजिए दिया जाता है, तो आपको जब ये पता रहेगा कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाता है और सल्फाइड आयन SO3 माइनस को किसमें कन्वर्ट करता है, SO4 माइनस में, तो निश्चित तौर से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पता होगा कि इसका हमारा इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है, m/5, आपको पता होगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, फैक्टर कितना है इसमें, 5 है। ठीक है, तो आगे आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो KMnO4 में प्रॉपर्टीज और रिएक्शन में बस इतना ही आपको जरूरत है पढ़ने की। इसके बाद इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, 2 कॉन्सेप्ट और है, बाकी KMnO4 आपका खत्म हो जाएगा। वो ये है आपका कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, MnO4 माइनस मतलब मैग्नेट पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा MnO4 माइनस। तो देखिए स्ट्रक्चर तो आप लोग कह ही दोगे कि सर स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर तो पता ही है सर, स्ट्रक्चर तो होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो आप लोग तुरंत बता देंगे, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो थोड़ा अजीब होता है, D3S। तो पहले तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप इसको याद कर लीजिए, इसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेनेशन जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन का जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मैं बता दूं क्या होता है। होता ये है कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि क्या है कि Mn के ऊपर +7 का चार्ज है, तो +7 चार्ज बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चार्ज हो गया, बहुत ज्यादा चार्ज हो गया,
तो एक्सट्रीम चार्ज होने की वजह से जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है तो जो गैप होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका D3s हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बहुत एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, बस इतना जानते रहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D3s। और ऐसा होता क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज बहुत ज्यादा होता है, +7 का चार्ज बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के होने की वजह से गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज यहां पर ये है कि एक कलर वाली बात होती है कि इसका जो कलर होता है वो इंटेंस पर्पल कलर का होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका कलर होता है इसकी वजह से एक यहां पर एक कह सकते हैं कंट्राडिक्शन हो जाता है। होता कंट्राडिक्शन ये है कि हम लोग ये पढ़े हैं कि D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले को छोड़कर बाकी सब कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर ये कैसे दिया जाता है, DD ट्रांजिशन मेथड। कलर देने का 2 मेथड है हमारे डी ब्लॉक में, बताया जाता है कि DD ट्रांजिशन मेथड। ठीक है, DD ट्रांजिशन में क्या बताया जाता है कि D0 एंड D10 को आप अगर छोड़ दें, D0 और D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दें तो बाकी सब क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। यही दोनों कैसे होते हैं, हमारे कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें Mn+7 को, तो Mn+7 क्या हो जाएगा बताइए, Mn क्या होता है आपका 4s2 3d5। आप अगर Mn+7 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं होगा, D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 2 यहां से निकलेगा, 5 यहां से निकलेगा, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन आया। D0 कॉन्फ़िगरेशन आने का मतलब तो कलरलेस होना चाहिए था DD ट्रांजिशन मेथड से, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, इंटेंस पर्पल कलर। तो इसका जो कलर है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है, वो ये कहते हैं कि इसका जो कलर होता है ये ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर मेथड की वजह से होता है। किस मेथड की वजह से, चार्ज ट्रांसफर मेथड। तो इसका कलर जो है हम लोग DD ट्रांजिशन से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हम लोग इसका कलर चार्ज ट्रांसफर मेथड से एक्सप्लेन करते हैं। और कलर कैसा होता है इसका, इंटेंस पर्पल कलर का। तो ये इसके शेप और हाइब्रिडाइजेशन और कलर की कॉन्सेप्ट की बात हो गई। तो KMnO4 में पढ़ने के लिए आपके लिए बस इतना पढ़ लेंगे तो आपका कोई गलती आपसे नहीं होनी है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे कंपाउंड की, जो कि क्या है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 ये भी आपको बहुत ही जगह देखने को मिलता होगा, दोनों बहुत जगह, मतलब पूरी केमिस्ट्री में आपको इधर उधर नाचते हुए दिखेंगे ये लोग। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरत है। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, सबसे पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम लोग को 2 आयन तुरंत बहुत अच्छे मिलते हैं, क्रोमेट आयन, एक डाइक्रोमेट आयन। दोनों के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, इनके ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट वाली प्रॉपर्टी है उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, और 2 टेस्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रटते हैं इसकी पूरी रिएक्शन, 3 स्टेप की रिएक्शन होगी, पूरा रटते हैं उसको, और उसके साथ इसकी जो बैलेंसिंग होती है उसके साथ उसको रटते हैं, बैलेंस रिएक्शन, और उसका कोई मतलब नहीं, याद नहीं होती, उसको आप लिख नहीं सकते हैं। देखिए इसको एक तरीका होता है। सबसे पहले चीज इसको हम लोग बनाते हैं कहां से, जैसे KMnO4 हम लोग बनाते हैं पायरोलुसाइड ओर से, MnO2 से। इसको हम लोग कहां से बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं क्रोमाइड ओर से बनाते हैं। कहां से बनाते हैं, क्रोमाइड ओर से बनाते हैं। बात आती है कि सर क्रोमाइड ओर होता क्या है, तो क्रोमाइड ओर होता है आपका FeO.Cr2O3, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि FeCr2O4। ये जो क्रोमाइड ओर होता है इससे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोमाइड ओर से जाते हैं क्रोमेट में, और क्रोमेट से हम लोग जाते हैं डाइक्रोमेट में। बस यही 3 स्टेप की रिएक्शन होती है इसमें, इसी का हम लोग रटते रहते हैं कि क्रोमाइड ओर से क्रोमेट में, क्रोमेट से डाइक्रोमेट में। इस तरह आप पढ़िए। क्रोमाइड ओर क्या हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्रोमेट आयन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका CrO4 2-, और ये होता है डाइक्रोमेट, आप जानते हैं Cr2O7 2-। ठीक है, अब इसी स्टेप को हम लोग रिएक्शन में देख लेते हैं कि रिएक्शन में कैसे होगा ये। देखिए इसकी रिएक्शन लिखता हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप जो आपका क्रोमाइड ओर है उसको ले लीजिए, FeO.Cr2O3। तो सबसे पहले आप इसको ऐसा करिए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए। जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा जानते हैं, ये जो FeO वाला पार्ट है
ये हमारा पहुंच जाएगा Fe2O3 में, और जो हमारा Cr2O3 वाला पार्ट है ये Cr2O3 में ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ जो Cr2O3 होता है ये हमारा ग्रीन कलर का बनता है। ठीक है, ये अलग हो गया। अब यहाँ जो Cr2O3 हमारा बना है, इस Cr2O3 पकड़ लीजिए, इसको मोल्टेन Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराइए। कितना, अब यहाँ पर इसे कितने मोल चाहिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप बैलेंस करके देख सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं। हमें तो बेसिकली यही जानना था कि क्रोमाइड और से क्रोमेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट, बस हमारे एग्जामिनेशन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप ये जब रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा, मैंने क्या बताया था, क्रोमाइड और से आप कहां बनेगा, क्रोमेट। क्रोमेट कौन सा बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 किस कलर का बनता है, येलो सोल्यूशन होता है। अभी मैं आपको यहाँ पर 5-6 कलर लिख दूंगा, उन 5-6 कलरों को एकदम रट्टा मार लीजिएगा, कोई ना कोई एक कलर से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। ठीक है, तो उसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा। Na2CrO4 येलो कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। अब आपको यहां से मतलब आपका क्रोमेट, क्रोमाइड और से क्रोमेट बन गया, सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट से हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट पहुंचेंगे। देखिए कैसे, वो हम पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 ले लीजिए, आप बन जाएगा आपका Na2Cr2O7। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो K2Cr2O7 बनाना है, तो सर तो कुछ नहीं, बस आप इसकी रिएक्शन सिंपली KCl से करा दीजिए, आपका बन जाएगा K2Cr2O7 जो आप चाह रहे थे। और ये जो बनता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कलर क्या होता है, तो ये ऑरेंज कलर का बनता है, और जिसका लार्ज अमाउंट मिलेगा हमें इस रिएक्शन के थ्रू जब हम बनाएंगे तो बहुत हमें इसका लार्ज अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो किस कलर का बन गया, ऑरेंज कलर का बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल हुई। आपकी क्रोमाइड ओर से आप उठे हैं, क्रोमाइड ओर से आप पहुंचे हैं क्रोमेट में, CrO4 2- क्रोमेट आयन पहचानिए, CrO4 2-, कंफ्यूजन बहुत होती है। CrO4 2- क्रोमेट आयन, Cr2OCl2- डाइक्रोमेट आयन। क्वेश्चन सिंपल यही आ गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमेट, क्रोमेट आयन कौन सा है, कम से कम वो सब पहचानना जरूर सीखिए। ठीक है, और क्रोमेट आयन से हमने पहुंच गया डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो ये रही इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद मैं आपको कलर लिखवा देता हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लोग K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो क्या होता है। तो अगर आप K2Cr2O7 को हीट करेंगे तब आपका बनेगा K2CrO4 प्लस CrO3 प्लस 3/2O2 करके, इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका ऑरेंज कलर का, K2CrO4 जो बनता है हमारा येलो कलर का, और CrO3 हमारा ग्रीन कलर का। ठीक है, तो अगर आप जैसे मैंने KMnO4 को बताया था, KMnO4 को हीट करने पर O2 रिलीज होती है, वही शो करता है कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 को भी हीट करने पर देखिए यहाँ पर O2 निकल रही है, O2 निकल रही है, यही शो कर रहा है कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कलर में नोट कर लीजिए। सबसे पहला Cr2O7 2- जो होता है ये आपका ऑरेंज कलर का मैं लिखा ही हूं, CrO4 2- क्रोमेट आयन, ये होगा आपका येलो कलर का। आपका जो CrO3 है, सॉरी यहां पर Cr2O3 बनता है, CrO3 नहीं, CR2O3 जो होता है आपका ग्रीन कलर का, या आप ये भी कह सकते हो जो Cr3+ आयन होता है ग्रीन कलर का। हाँ, इसमें एक होता है CrO3 बनता है, तो CrO3 जो होता है ये हमारा रेड कलर का होता है, इंटेंस रेड कलर होता है CrO3 का, कलर याद कर लीजिए CrO3। इसके बाद दो आते हैं आपके और जो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, CrO5 और CrO2Cl2। अभी ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा अभी, इसको क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट में, और इसको टेस्ट ऑफ H2O2 कह दीजिए, या टेस्ट ऑफ K2Cr2O7, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया होता है ये। CrO5 इसका होता है डीप ब्लू कलर, और ये जो आपका CrO2Cl2 है इसको रेड ऑरेंज कलर की गैस होती है, ये जो लिबरेट होती है रेड ऑरेंज गैस, या इसको रेडिश ब्राउन भी कहीं कहीं पाया जाता है, इसको रेडिश ब्राउन कलर की भी गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलर, इसको नोट जरूर कर लीजिए और याद कर लीजिए इसको अच्छे से। अब आइए यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो क्या है हमारी
कि देखिए यहां पर मैंने दो आयन यूज किया आपका, एक क्रोमेट आयन और एक डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। बात आती है सर अगर चेंज होते हैं, बात ठीक है आपकी, लेकिन सर किसी कंडीशन पे चेंज होते होंगे? हाँ बिल्कुल, कंडीशन होती है हमारी। हमारा Cr2O7 2 माइनस, हम कह सकते हैं कि Cr2O7 2 माइनस जाएगा हमारा CrO4 2 माइनस में, और CrO4 2 माइनस जो है हमारा आएगा Cr2O7 2 माइनस में। कब? ये जो है मतलब डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है बेस की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। और एसिड के प्रेजेंस में क्रोमेट आयन हमारा डाइक्रोमेट में चेंज होता है। अब आप कहोगे कि सर अब बताइए, अगर मान लीजिए आपने लिखा तो दिया ठीक है, लेकिन सर कैसे याद रहेगा? मान लीजिए हमने एसिड का बेस कर दिए तो हमें याद हो गया कि डाइक्रोमेट जो है एसिड के प्रेजेंस में CrO4 2 माइनस चला जाएगा, तब कैसे गड़बड़ हो जाएगा सर? नहीं गड़बड़ होगा, मैं याद करा देता हूं आपको। देखिए इसका कलर बताइए क्या है? इसका कलर होता है ऑरेंज, और इसका कलर क्या है आपका? येलो। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेपरेटली लिखें तो क्या लिखेंगे? Cr2O7 2 माइनस जो है वो बेस की प्रेजेंस में CrO4 2 माइनस में जाता है। अब यहां देखिए, यहां पर ऑरेंज कलर है, यहां पर बेस प्रेजेंट है, और यहां पर आपका येलो कलर मिल रहा है। आप ऑरेंज का O उठा लीजिए, O, और इसका बेस का बा उठा लीजिए, O बा, और इसका अगर हम इसको लिखें O बाय, ऐसे याद कर लीजिए, O बाय ऐसे याद कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? O से ऑरेंज हो जाएगा, बा से बेस हो जाएगा, और ए से येलो हो जाएगा। और नहीं चाहते तो ऐसे याद कर लीजिए कि आपका आप इस तरीके से याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि जैसे ऑरेंज में पहला लेटर क्या है? O, बेस में OH माइनस होता है, उसका पहला लेटर क्या है? O, इस हिसाब से याद कर सकते हैं, या तो O बाय से याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट है आपका। ठीक है, और CrO4 2 माइनस से H प्लस की प्रेजेंस में Cr2O7 2 माइनस चला जाएगा। किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। तो क्या मेन बात आई कि Cr2O7 2 माइनस मतलब डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं एसिड बेस की प्रेजेंस में। तो ये O बाय याद कर लीजिएगा, आपका काम निकल जाएगा। और कलर के साथ, और ये जान लीजिए कि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। ऑलमोस्ट हर एक कंपटीशन में यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब बहुत ही जो हम लोग हमेशा रखते रहते हैं, जिसके लिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि K2Cr2O7 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग कहते रहते हैं। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा है, कैसा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसका आता है, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो ये तो ठीक है कि K2Cr2O7 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एसिडिक मीडियम में ये भी बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब एसिडिफाइड अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रेड्यूस होता है। ठीक है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रेड्यूस होगा। खुद रेड्यूस होकर कहां जाएगा पहले ये देख लीजिए। तो Cr2O7 2 माइनस होता है, खुद को रेड्यूस करके मतलब खुद रेड्यूस होकर Cr3 प्लस में जाता है, +6 से +3 में जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर दें तो इधर 7H2O लगा देंगे, इधर 14H+ लगा देंगे, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लें तो यहाँ पर 12 पॉजिटिव यहाँ पर हो गए, यहाँ पर 3 पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 Cr कर देंगे तो +6 पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन मेरे हिसाब से बैलेंस हो गई, नहीं तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो गई। तो Cr2O7 मतलब डाइक्रोमेट आयन किस में जाता है? Cr3 प्लस में जाता है। किस में जाता है? Cr3 प्लस में जाता है। खुद को मतलब खुद रेड्यूस हुआ Cr3 प्लस में, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए I माइनस आ गया तो I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपका H2S आ गया, H2S में क्या है? S2 माइनस, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? S में। भाई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 कर दिया, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 कर दिया। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ इन लोगों का? हुआ ना, इन लोगों को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसे आप देख सकते हो SO2 को SO4 2 माइनस में, मतलब यहाँ से +4 से ले +4 से +6 में भेज देगा। ऐसे ही Sn2 प्लस को Sn+4 में, ऐसे ही H2O3 2 माइनस को
SO4 2 माइनस में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग। ये दोनों बात समझ गए कि खुद जो है रिड्यूस होके +3 में जा रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज ऐसे कर देगा। तो मान लीजिए कि अभी रिएक्शन में एक रिएक्शन आपको लिख के दिखा देता हूं। जैसे आप मान लीजिए आ जाए K2Cr2 और ये K2Cr2O7 की रिएक्शन H2S से आ जाए, तब देखिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, और एसिडिक मीडियम में बता दिया जाता है। तो देखिए Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में कैसा बिहेव करता है, H+ गिव्स आउट, यहां आपका आ जाता है Cr3+ और प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 7H2O, तो यहां पर आपका 14H+ और प्लस मेरे हिसाब से शायद मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिखा था। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और मैंने बात किया H2S की। H2S मतलब क्या होता है, H2- किस में जाएगा, H2- किस में जाएगा, S+2 इलेक्ट्रॉन में बताया था ना कि H2S किस में जाता है, S में, 2- से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमें H2S की रिएक्शन K2Cr2O7 लिखनी है तो दोनों की आप इंडिविजुअल रिएक्शन लिख लिए, दोनों की पोटेंशियल रिएक्शन लिख लिए। अब इन दोनों रिएक्शन को आपको जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका K2Cr2, जैसा केवल में 4 बताया था मैंने, +14H+ प्लस 3H2- gives out twice of Cr3+ प्लस 7H2O प्लस 3S। हो गई आपकी रिएक्शन, लिख लिया आपने H2S के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये रही इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जानकारी, कैसे रिएक्शन होगी, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और अगली यहाँ पर 2 बातें हैं, 2 टेस्ट हैं जिनको मैं पढ़ा के आपका लेक्चर खत्म कर दूंगा। 2 टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपके, एक है आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट और दूसरा आता है आपका, एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट और दूसरा आता है आपका कि टेस्ट ऑफ, उसको आप कह सकते हैं H2O2 का टेस्ट, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड का टेस्ट, या K2Cr2O7 का टेस्ट। ठीक है, दोनों टेस्ट को हम बारी बारी बता देता हूं। सबसे पहला आप लिख लीजिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बात आती है कि सर ये टेस्ट की जरूरत क्या कब पड़ती है और टेस्ट है क्या। ये टेस्ट होता है आपके क्लोराइड आयन के प्रेजेंस की टेस्ट के लिए, क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए ये हम लोग टेस्ट करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो बात आती है क्या सर सारे क्लोराइड, जितने भी क्लोराइड प्रेजेंट है सब क्लोराइड के लिए, हाँ मैक्सिमम जितने भी क्लोराइड है सब क्लोराइड के लिए वैलिड है टेस्ट, लेकिन कुछ क्लोराइड के लिए नहीं वैलिड है। ये टेस्ट वैलिड नहीं है एक्सेप्ट AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 एंड SnCl2। ठीक है, इतने क्लोराइड्स के लिए ये जो टेस्ट है ये हमारा वैलिड नहीं होता। रीजन ये होता है कि इसकी जो KSP होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लेस KSP, और ये जो होता है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी वजह से इस ये जो है ये टेस्ट नहीं देता है। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये चारों क्लोराइड को छोड़कर बाकी सारे क्लोराइड हमारे टेस्ट देते हैं। ठीक है, और अब देते तो हैं, लेकिन अब क्लोराइड मतलब होता क्या टेस्ट है ये जानना जरूरी है। तो मान लीजिए मैंने क्लोराइड ले लिया NaCl। ठीक है, तो टेस्ट कुछ ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी भी क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएं, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब एक कोई एसिड ले लीजिए। ठीक है, जब रिएक्शन कराएंगे तो CrO2Cl2, ये जो क्रोमिल क्लोराइड होती है ये गैस होती है जो कि होती है हमारी रेड ऑरेंज कलर की गैस। कहीं कहीं आपको ये रेडिश ब्राउन कलर की भी गैस मिल जाएगी। किस कलर की, रेडिश ब्राउन लिखा रहता है उसमें। ठीक है, तो जैसा भी मिल जाए आपको पेपर में वैसा आप टिक करिएगा। तो क्रोमिल क्लोराइड की जो रेड ऑरेंज कलर है, रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस है वो हमारी निकलती है, या कह सकते हैं इसकी जो वेपर होती है, रेड ऑरेंज कलर की जो वेपर होती है वो निकलती है यहाँ से। बाकी यहाँ पर आपका बन जाएगा KHSO4 प्लस NaHSO4 प्लस H2O, जिसका आपके लिए कोई मतलब नहीं। ठीक है, मेन आप इस चीज को समझिए। हाँ, इसके आगे हम लोग इसमें काम और कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से करा दें तो यहाँ पर बन जाता है Na2CrO4। इससे आप भली भांति परिचित हैं। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का, पीले कलर का। बताया था ना क्रोमेट आयन ही तो है, सोडियम क्रोमेट ही तो है, तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा आपका अगर आपने NaOH की रिएक्शन कर दी CrO2Cl2 से।
आइए यहीं पर हम फर्दर और आपको बता देते हैं। जैसे आप अगर इसकी रिएक्शन, किसकी, Na2CrO4, मतलब आप अगर क्रोमेट आयन की रिएक्शन करा देते हैं किसी, मान लीजिए कि आपने करा दिया किसी Ag+ के सॉल्ट से, या Pb2+ के सॉल्ट से, या Ba2+ के सॉल्ट से, किसी सॉल्ट से करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, Ag2CrO4 बनेगा, बन जाएगा यहाँ पर आपका PbCrO4 बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा BaCrO4 बन जाएगा। ये होता है आपका ब्रिक रेड कलर का, ठीक है, ये होता है आपका येलो कलर का, और ये भी होता है आपका येलो कलर का, ठीक है। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आप समझे। पहली चीज, सारे क्लोराइड्स के लिए वैलिड होता है एक्सेप्ट इतने क्लोराइड्स को आप छोड़ दीजिए, मेनली AgCl, Ag2Cl, PbCl2, याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि टेस्ट होता क्या है, तो टेस्ट यही है कि जब आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन NaCl से कराएंगे तो क्रोमिल क्लोराइड बनता है, CrO2Cl2 सबसे मेजर चीज। और इसका कलर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, रेडिश ब्राउन कलर का कह सकते हैं वेपर निकलती है। अगर उसकी आप रिएक्शन चाहते हैं तो टेस्ट यहीं तक है, उसके आगे अगर आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो आपका येलो कलर का सोडियम क्रोमेट बनेगा, ठीक है, सोडियम क्रोमेट बनेगा। और फिर आगे आप अगर किसी से रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट खत्म होता है यहीं पर। इसके बाद जो है हम लोग एक और टेस्ट देख सकते हैं, वो ये कहा जाता है कि उसको हम लोग टेस्ट ऑफ H2O2 कहते हैं, टेस्ट ऑफ K2Cr2O7 कहते हैं, या K2Cr2O7। देखिए है क्या टेस्ट, बहुत ही सिंपल होता है कि आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, उसकी रिएक्शन करा दीजिए H2O2 से, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करा दीजिए H2O2 से, H2O2 और एसिडिफाइड है तो H2SO4 तो रहेगा ही, तो क्या बनता है यहाँ पर, CrO5 बनता है, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, और किस कलर का, डीप ब्लू कलर का, किस कलर का, डीप ब्लू। इसके बाद की जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेनली क्या है कि टेस्ट इतना सा है कि आप अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन H2O2 से कराएंगे तो डीप ब्लू कलर का आपका CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बनेगा। CrO5 बहुत ही फेमस इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर बनता है, याद होना चाहिए स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1 -1 और इसका कितना हो जाएगा, +6, -2 -1 -1 कितना हो गया, -6, तो इसका कितना हो जाएगा, +6। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6। तो इसको टेस्ट याद रखिएगा, K2Cr2O7 की रिएक्शन जब भी H2O2 कराएंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो क्या बनेगा, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड डीप ब्लू कलर का। जो मैंने 5-6 कलर लिखा है उसको जरूर याद रखिएगा। तो यहीं पर आपके K2Cr2O7 और KMnO4 जो 2 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है उसके आपके टोटल जितना भी मैक्सिमम बताना चाहिए था, जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सब बता दिया। तो आप इस चीज को आज के आज तैयार कर लीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया हो तो उसको आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के अगर देखेंगे, जैसे आप 1.5x पे या 2x पे अगर आप स्पीड उसकी चेंज करके आराम से वीडियो को जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे पर्टिकुलर इससे ना क्वेश्चन आए, लेकिन इसका यूज किसी न किसी क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा पूरे पेपर में। तो इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। और लास्ट समय में लेक्चर जा रहे थे इसीलिए ताकि आपको फ्रेश याद रहेगा, तो आप पेपर में गलती नहीं करेंगे। तो अपनी तैयारी को जितना अच्छे से अच्छा कर सकते 2-3 दिनों में करिए। माइंड को रिलैक्स रखिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।